दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज के सेशन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है, महत्वपूर्ण टॉपिक है नेशनल इनकम। तो आज के सेशन में हम नेशनल इनकम के से रिलेटेड डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट जो वर्ड्स है, जो टर्मिनोलॉजी प्रयोग में आता है उसको समझेंगे, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके देखेंगे कि नेशनल इनकम एक्चुअली में होता क्या है। तो सारे कॉन्सेप्ट को इस लेक्चर में समझना है। नेशनल इनकम यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स में हर साल, हर दूसरे तीसरे साल इसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना के पूछा ही जाता है। और जीडीपी जैसे कॉन्सेप्ट को आधार बनाकर अभी यूपीएससी मेंस में भी कई बार क्वेश्चन आया है। अभी कुछ ही दिन पहले पोटेंशियल जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो जब तक आप नेशनल इनकम के डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तब तक ऐसे क्वेश्चन को करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे उससे रिलेटेड डिफरेंट जो वर्ड्स जो प्रयोग में आते हैं, जैसे जीडीपी है, जीएनपी है, एनडीपी है, एनएनपी है, ये सारे वर्ड्स को समझेंगे और तभी हम नेशनल इनकम को निकालेंगे। ठीक है, और उसको समझेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। हम जीडीपी से स्टार्ट करते हैं कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आम चाल की बोलचाल की भाषा में अगर आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं, पेपर वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, तो जीडीपी हमेशा चर्चा में रहता है। क्योंकि जीडीपी ही किसी भी देश के, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाता है या उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जीडीपी कॉन्सेप्ट काफ़ी एक तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इसको समझना आसान भाषा में देखा जाए तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जीडीपी है क्या? तो हम जीडीपी स्टार्ट करते हैं, पहले जीडीपी को समझते हैं कि जीडीपी क्या होता है। ठीक है? देखिए, जीडीपी अगर सिंपल भाषा में बात करें, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें तीन वर्ड्स है, ग्रॉस है, डोमेस्टिक है, प्रोडक्ट का यूज किया गया है। लेकिन जब तक हम तीनों को अर्थ नहीं समझेंगे, तीनों का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, मीनिंग नहीं समझेंगे, तब तक आप जीडीपी का डेफिनेशन या उसका जो एक्चुअल सेंस होता है उसको आप महसूस नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते। बाई डेफिनेशन जाए तो जीडीपी का सिंपल डेफिनेशन क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। देख रहे, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात आ रही है। इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जनरली ये 1 ईयर की बात होती है। ठीक है, तो जीडीपी सिंपल वर्ड है। अगर बाय डेफिनेशन चले तो इट इज बोलते हैं कि इट इज ए मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जनरली इसको हम 1 ईयर मानते हैं, 1 साल मानते हैं, यानी 1 फाइनेंशियल ईयर की बात की जाती है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। समझने के लिए आपको कम से कम 4 वर्ड्स पर फोकस करना होगा। सबसे पहले फोकस करना होगा आपको, ये डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, इसका अर्थ समझना होगा। फाइनेंशियल ईयर का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग समझना होगा आपको। फिर गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, इसको देखना है। फिर फाइनल वैल्यू एंड कॉस्ट जो है जिसकी बात की जाती है, उसको समझना है। जब तक आप इन 4 वर्ड्स को नहीं समझेंगे, तब तक जीडीपी के कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी मुश्किल होता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन 4 वर्ड्स को ब्रेक करके आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। फिर इसको रिलेट करके डेफिनेशन को हम समझेंगे कि जीडीपी एक्चुअली में क्या है। पहला वर्ड क्या है कि डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है। देखिए, दो चीजें हैं। एक होता है डोमेस्टिक डोमेस्टिक टेरिटरी और एक होता है ज्योग्राफिकल बाउंड्री। ठीक है, एक होता है डोमेस्टिक टेरिटरी, एक होता है ज्योग्राफिकल बाउंड्री। लेकिन जब हम इकोनॉमी में जीडीपी जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं बल्कि डोमेस्टिक टेरिटरी, या उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी, उसको लेना है, उसका मीनिंग समझना है। उसी को आधार बनाकर हम काउंट करते हैं जीडीपी। तो अगर दोनों का मीनिंग समझना है तो इसको हम ऐसे समझते हैं। ज्योग्राफिकल बाउंड्री यानी मतलब क्या हो गया, भौगोलिक सीमा। और भौगोलिक सीमा का सिंपल सेंस है कि जो भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री लैंड से टच हो रहा है, जो उसको एक तरह से मूव कर रहा है या उसको रिलोकेट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल बाउंड्री। जैसे इंडिया का ये मैप है, तो ये सब क्या हो गया, इंडिया के मैप के हिसाब से देखें तो ये इंडिया का ज्योग्राफिकल बाउंड्री हो गया, भौगोलिक सीमा हो गया। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी इससे अलग होगा। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या, कि भारत का जहां तक एक तरह से वहां पर भारत का जहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर, जो रूल लागू होता है, भारत का जहां तक उसका प्रभुत्व है, सोवरेनिटी है, जहां तक वो उसका डोमेस्टिक टेरिटरी होता है, उसको इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं। जैसे उसमें ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो शामिल होगा ही, साथ ही ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर भारत का जो ईईजेड है,
ये भी शामिल हो जाएगा। फिर आपको पता ही है कि भारत के बाहर विदेशों में भारत की एम्बेसी होती है, कॉन्सुलेट होते हैं, वहाँ पर भी पासपोर्ट सेवा वगैरह सब प्रदान की जाती है, वहाँ से भी कुछ पैसा अर्निंग होता है। तो वहाँ भी भारत का एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पर भारत के रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पर काम करते हैं, भारत के वहाँ पर पूरा संप्रभुता वहाँ पर दिखाई पड़ता है, सॉवरेनिटी वहाँ पर उसका पूरा अधिकार क्षेत्र है वहाँ पर। तो वो एम्बेसी भी क्या हो गया, भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल हो गया, इकोनॉमिक टेरिटरी में शामिल हो गया। जबकि जोग्राफिकल बाउंड्री के हिसाब से देखेंगे तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री में केवल ये लैंड बॉर्डर जो शामिल है उसी को काउंट करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में लैंड बॉर्डर के साथ साथ विदेशों में भारत के जो एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, जो ईईजेड जो ये सी एरिया है जहाँ पर भारत का पूरा अधिपत्य है या अधिकार है या सोवरेनिटी है, उसको भी शामिल किया जाता है। और इन क्षेत्रों में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा एज ए होल, सारा एक्टिविटी को, सारे अर्निंग को हम जीडीपी में शामिल करेंगे। इसीलिए जो डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी नैरो कॉन्सेप्ट है। और इकोनॉमी में जब हम जीडीपी काउंट करते हैं, नेशनल इनकम काउंट करते हैं, तो हम डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी का वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देख रहे हैं। अगर हम ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात करें तो केवल लैंड बॉर्डर हो गया, सिंपल सा बात है। अगर हम ज्योग्राफिकल बाउंड्री बाउंड्री या टेरिटरी की बात करें तो इसमें केवल लैंड बॉर्डर हो गया, लैंड बॉर्डर को ही शामिल करते हैं। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी की बात करें तो इसमें लैंड बॉर्डर के साथ साथ इसमें भारत का ईईजेड वाला रीजन भी शामिल हो रहा है, भारत के एम्बेसी वाला जो रीजन है जहाँ पर भारत का डायरेक्ट अधिकार है, वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज भारत के ही वहाँ पर कानून काम करते हैं, तो वो भी शामिल हो जाता है। कॉन्सुलेट है, इस तरह से जो भी भारत का जहाँ भी अधिपत्य है, जहाँ भी एक तरह से एक्सटेंडेड एरिया जहाँ पर भारत का डायरेक्ट कानून वहाँ पर काम करता है, तो वो सारे क्षेत्र डोमेस्टिक टेरिटरी में, इकोनॉमिक टेरिटरी में शामिल हो जाएगा। और इन क्षेत्रों में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा उसको हम जीडीपी में काउंट करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट तो हम समझ ही लिए कि डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है, इसको हमने समझ लिया। दूसरा है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर बहुत सिंपल है, ये एक साल के हिसाब से होता है। और भारत में देखें तो फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक शुरू होता है। यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा उसी को हम काउंट करेंगे उस पीरियड में जीडीपी के संदर्भ में, जीडीपी को काउंट करने के लिए। यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसका क्या वैल्यू है, क्या मॉनेटरी वैल्यू है, उसी को हम काउंट करेंगे। उसके इतर कोई भी अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे उस साल के जीडीपी में, फिर वो किसी और साल के जीडीपी में शामिल हो जाएगा। तो सिंपल सा वर्ड है फाइनेंशियल, क्या हो गया, ये हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसको हम काउंट करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज का सिंपल सा मतलब है गुड्स, जैसे ये पेन है, ये क्या हो गया, गुड्स हो गया। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या हो गया, सर्विसेज हो गया, यानी आपको मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो ये गुड्स एंड सर्विस, तो सिंपल सा मीनिंग है। दूसरा है फाइनल वैल्यू एंड कॉस्ट। देखिए जीडीपी में जब भी हम काउंट करते हैं तो उसमें इंटरमीडिएरी वर्ड्स को नहीं देखते हैं, इंटरमीडिएरी गुड्स को नहीं शामिल करते हैं, उसमें फाइनल गुड्स को देखना होता है। फाइनल गुड्स, उसके बाद जो उसका वैल्यू है उसको काउंट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर फाइनल कॉन्स, जो फाइनल गुड्स है यानी फाइनल वैल्यूज है, फाइनल कॉस्ट है, उसको समझना काफ़ी जरूरी हो जाता है। उसको देखते हैं ये वर्ड एक्चुअली में होता क्या है। जैसे देखिए ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए ये सीमेंट का प्रयोग हुआ है, ये छड़ का प्रयोग हुआ है, फिर ये ईंट का प्रयोग हुआ है। तो ये ईंट, सीमेंट, छड़ के उपयोग के बाद ये बिल्डिंग बना है। तो हम बोल सकते हैं कि ये बिल्डिंग जो कि फाइनल प्रोडक्ट दिखाई पड़ रहा है, फाइनल गुड्स है, उसके लिए क्या हो गया, ये दोनों इंटरमीडिएरी गुड्स हो गया। ये क्या हो गया, सीमेंट जो ईंट है वो इंटरमीडिएरी हो गया, इंटरमीडिएरी गुड्स। इसी तरह ये भी क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। लेकिन जो बिल्डिंग बन के तैयार हो गया है ये क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। यानी अगर बाय डेफिनेशन चले, बाय अगर इसको मीनिंग के हिसाब से चले तो बोल सकते हैं कि फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो डायरेक्ट मार्केट में रिलीज होता है और डायरेक्ट वो कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है, उसके बाद उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता या नहीं करते हैं। अगर वैल्यू एडिशन करेंगे उसमें तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, फिर वो फाइनल गुड्स नहीं होगा। यानी फर्दर उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। जैसे ये बिल्डिंग तैयार हो गया तो अब इसमें कोई वैल्यू एडिशन करने की जरूरत नहीं है, ये अभी तैयार है, अब इसमें लोग रह सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसलिए क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया।
लेकिन सीमेंट, ईंट के प्रयोग करके हमने बिल्डिंग बनाया, तो इसके लिए क्या हो गया, इस बिल्डिंग के लिए ये हो गया इंटरमीडिएट गुड्स, यानी इसका उपयोग किया जाना बाकी है। इंटरमीडिएट गुड का सिंपल सा मतलब है कि ऐसे गुड्स जिसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके हम कोई अदर प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अदर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। उसी तरह जैसे ये कार है, कार बनाना है तो हमको पहले टायर चाहिए, टायर वैल्यूडेशन करके फिर हमने इंजन वगैरह ऐड करके फिर हमने बनाया कार, तो ये कार क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। और उसके लिए इंजन क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। फिर टायर क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। लेकिन जो कार है वो फाइनल गुड्स हो गया। तो बहुत सिंपल मतलब है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का, सिंपल सा मतलब है फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स जो डायरेक्ट मार्केट में रिलीज होता है, डायरेक्ट कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है, उसके बाद उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है उसमें कुछ वैल्यू एडिशन क्रिएट किया जा रहा है ताकि हम कुछ अलग प्रोडक्ट को बना सके। तो ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। और जब हम जीडीपी काउंट करते हैं तो जीडीपी काउंट में हमको फाइनल गुड्स देखना पड़ता है, यानी उसके फाइनल वैल्यू एंड कॉस्ट देखना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया, इसका मतलब ही समझ गए। अब हमको डेफिनेशन बनाना काफ़ी आसान है, यानी अगर हम इन 4 वर्ड्स पर फोकस करें तो जीडीपी का डेफिनेशन क्या हो सकता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में एक फाइनेंशियल ईयर में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसका फाइनल वैल्यू या फाइनल कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे तो हमारा जीडीपी हो जाएगा। ये सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, यानी क्या डिफरेंशियल हुआ कि डोमेस्टिक टेरिटरी में एक फाइनेंशियल ईयर में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसका फाइनल वैल्यू देखना है, फाइनल वैल्यू को हम ऐड कर देंगे तो हमारा जीडीपी आ जाएगा, और यही जीडीपी होता है। जीडीपी में फोकस क्या, डोमेस्टिक, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहा है, डोमेस्टिक क्षेत्र से बाहर की अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया के बाहर जी इंडिया है, यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी है, लेकिन मान लीजिए कुछ चाइना में कोई प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ एक्टिविटी हो रहा है, तो क्या वो इंडिया के जीडीपी में शामिल होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो डोमेस्टिक रीजन से बाहर है। उसी तरह कोई फिल्म एक्टर है इंडिया का, वो यूएसए में जाके फिल्म बना रहा है, तो क्या हम उस फिल्म एक्टिविटी का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो अर्निंग हो रही है, क्या उसको हम इंडिया के जीडीपी में शामिल करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि वो यूएसए में एक्टिविटी हो रहा है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हो रहा है वो यूएसए में हो रहा है, वो डोमेस्टिक रीजन से बाहर है, डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर है, इसलिए वो इंडिया के जीडीपी में शामिल नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना है कि जीडीपी में डोमेस्टिक रीजन में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है उसके बाद जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसका मॉनेटरी वैल्यू हम देखते हैं, तभी हम जीडीपी निकाल सकते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर कोई भी एक्टिविटी हो रहा है उसको हम इसमें काउंट करते ही नहीं है। तो उम्मीद है जीडीपी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब है आगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको जीएनपी बोलते हैं। तो जीएनपी समझने के लिए हमको नेशनल पर फोकस करना होगा। अब देखिए जीडीपी पर क्या था, जीडीपी समझने के लिए हमको डोमेस्टिक पर फोकस करना पड़ा कि डोमेस्टिक रीजन में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा उसको काउंट करेंगे। उसी तरह जीएनपी में अगर देखना है जीएनपी कैसे निकालेंगे, तो उसमें हमको नेशनल पर फोकस करना है। देखिए 2 वर्ड है, एक जीडीपी और एक है जीएनपी। जीएनपी का मतलब क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अभी हम समझ गए कि जीडीपी निकालने के लिए हमको डोमेस्टिक डोमेस्टिक टेरिटरी डोमेस्टिक रीजन जो थे पर फोकस करना था। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है उसके फलस्वरूप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसका फाइनल वैल्यू देखना है, तो जीडीपी निकल जाता था। लेकिन जीएनपी निकालने के लिए यहाँ पर क्या है, नेशनल प्रोडक्ट, यानी नेशनल प्रोडक्ट को देखना है। और नेशनल प्रोडक्ट का सिंपल सा मतलब है कि इसमें आपको जो नॉर्मल रेजिडेंस है इंडिया का, उसके जरिए जो उस इंटिटी के जरिए जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको सबको काउंट कर लेंगे। और इसीलिए क्योंकि इसमें फोकस क्या है, नेशनल प्रोडक्ट यानी नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट्स पर फोकस है, इसलिए नॉर्मल रेजिडेंट्स इंडिया में भी हो सकता है, नॉर्मल रेजिडेंट्स इंडिया से बाहर भी हो सकता है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा और उसके फलस्वरूप जो भी प्रोडक्शन होगा उसका फाइनल गुड्स फाइनल वैल्यूज एंड कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे तो वो जीएनपी आ जाएगा। इसीलिए जीडीपी से थोड़ा अलग है जीएनपी। अब दोनों को थोड़ा समझना है तो पहले हमको डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट और नेशनल का कॉन्सेप्ट समझना होगा, तभी हम उसको देख सकते हैं। जैसे देखिए डोमेस्टिक हो गया, ये नेशनल हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, में 3 कंपनी है, जैसे एक मान लेते हैं एप्पल है, फिर एमआई है, चाइनीज़ कंपनी है, फिर उसके बाद रिलायंस मान लेते हैं।
इसके द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है, मान लेते हैं ये 100 मान लेते हैं। ये इंडिया है, ये इंडिया में 3 कंपनी प्रोडक्शन कर रहा है, एप्पल है, एमआई है और रिलायंस है। और अगर हम इसके बेसिस पर बात करें जीडीपी क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर हमको निकालना होगा, बहुत आसान है। क्या कर देंगे, डोमेस्टिक रीजन में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है सबको जोड़ देना है। तो डोमेस्टिक रीजन में ही तो एक्टिविटी हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100, ये कितना हो गया 300। यानी बोल सकते हैं कि 300 ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है 300 रुपये का। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए ये यूएसए है, ठीक है। इसमें इसमें भी मान लेते हैं 2 कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, ये 200 प्रोडक्शन कर रही है। और वहाँ मान लेते हैं टाटा एक कंपनी है, जो इंडियन कंपनी है, वो 100 रुपये का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। अब अगर हमको डोमेस्टिक तो ऐसे ही पता चल ही गया, ठीक है। लेकिन इस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को अब हमको निकालना होगा, तो सेम रहेगा 300 ही रहेगा, क्योंकि जो यूएसए में प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर है। लेकिन जब हमको नेशनल प्रोडक्ट निकालना होगा, नेशनल प्रोडक्ट, तो नेशनल प्रोडक्ट में पता आपको बताए थे कि नेशनल प्रोडक्ट में सिर्फ देखना है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स जो है उसके द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हमको ऐड करना है, बाकी सबको हटाना है नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स का ही प्रोडक्शन देखना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इंडिया, नॉर्मल रेजिडेंट्स तो इंडिया में भी रह सकते हैं, इंडिया से बाहर भी रह सकता है, तो केवल उसी को काउंट करना। और जो भी फॉरनर्स है, फॉरनर्स के प्रोडक्शन को हमको इसमें काउंट नहीं करना है, फॉरेन एंटिटी को हटा देना है, क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट्स ही के जरिए हम नेशनल प्रोडक्ट को हम निकाल सकते हैं। तो जैसे हम इंडिया में देखेंगे तो एप्पल क्या है, विदेशी कंपनी है, एमआई क्या है, विदेशी कंपनी है, रिलायंस क्या इंडिया कंपनी है, और टाटा क्या है, इंडियन कंपनी। यानी 2 ही कंपनी बच गई, रिलायंस और टाटा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना था 300 था। तो यानी ये कितना है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में से अगर हम देखें विदेशी को हटा देते हैं तो विदेशी कितना है, एप्पल है, एमआई है, तो ये दोनों हो गया। यानी हम बोल सकते हैं 100 एप्पल का हो गया, 100 एमआई का हो गया, क्योंकि ये एमआई चाइनीज कंपनी है, एप्पल भी यूएसए की कंपनी है। और प्लस प्लस यूएसए में इंडिया जो टाटा कंपनी है, इंडियन कंपनी है, उसके द्वारा कितना प्रोडक्शन हो गया 100, यानी ये हो गया। यानी बोल सकते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना था 300, ये कितना हो गया माइनस 200 प्लस 100, 300 400 माइनस 200 यानी 200, यानी 200 रुपये का नेशनल प्रोडक्शन हो गया। नेशनल प्रोडक्ट कितना हो गया 200 रुपया हो गया। इस तरह से निकाल सकते हैं। यानी अगर हम इसको बाय फार्मूला देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इनकम फ्रॉम अब्रॉड या इनकम फ्रॉम अब्रॉड या इनकम टू अब्रॉड, 2 कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए, जो हमारा इंडिया से बाहर चला गया तो हम बोल सकते हैं कि इनकम टू, ये था क्या, इनकम टू अब्रॉड, ठीक। और जो 100 यूनिट्स जो हमने कमाया, जो इंडियन एंटिटी नॉर्मल रेजिडेंट्स जो टाटा ने कमाया, वो क्या है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो हमने क्या किया, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया, ठीक, और इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर दिया, और तब निकल गया हमका नेशनल प्रोडक्ट। अगर हम इसको बाई फार्मूला चले तो ऐसे बोल सकते हैं कि नेशनल प्रोडक्ट को निकालना होगा तो सिंपल फंडा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना होगा, और माइनस इनकम टू अब्रॉड को घटा देना होगा। यानी एक और चीज़ निकलता है। अब देखिए, इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड, ये दोनों को अगर हम मिला के हम बात करेंगे तो इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी बोल सकते हैं इसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस इस दोनों को बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये होता है। यानी ये हो गया नेशनल प्रोडक्ट, इस तरह से। और इसी तरह यहाँ पे जीएनपी लगा देंगे, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी को क्या बोलेंगे, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड, ये होता है। ये हो गया फॉर्मूला, इस तरह से निकल गया फॉर्मूला। यानी जीएनपी और कुछ नहीं है। जीएनपी बोल सकते हैं कि जितने भी नेशनल प्रोडक्ट है, यानी जो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा, उसका फाइनल वैल्यू ऐड कर देंगे तो ये जीएनपी आ जाएगा। और जीएनपी को निकालने का ये फार्मूला है कि जीडीपी निकाल लीजिए आप, और उसमें नेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दीजिए। और नेट फैक्टर इनकम कैसे निकलेगा, तो आप देखिए कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो रहा है उसको ऐड कर दीजिए, और फिर देखिए इनकम टू अब्रॉड कितना हो रहा है उसको माइनस कर दीजिए। दोनों को घटा देंगे तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। और ये अगर प्लस में है तो जीडीपी में ऐड होकर जीएनपी हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो फिर वो घट जाएगा, जीडीपी से कम हो जाएगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। बोल सकते हैं कि जीएनपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। देख रहा, नॉर्मल रेजिडेंट्स पर फोकस है, अंतर समझिए। जीडीपी में क्या फोकस था, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको काउंट करेंगे। लेकिन जीएनपी में डोमेस्टिक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डोमेस्टिक का कोई यूज ही नहीं हो रहा, उसमें केवल नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको काउंट करेंगे। और नॉर्मल रेजिडेंट्स इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया के बाहर भी हो सकता है। तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नॉर्मल रेजिडेंट्स जो है वहां पर, उनके द्वारा जो प्रोडक्शन होगा उस सभी को काउंट करके, सभी को ऐड करके तब हम निकालेंगे जीएनपी। लेकिन जीडीपी निकालने के लिए केवल डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको काउंट करेंगे। उसमें फॉरेन भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फोकस किस पे है, डोमेस्टिक रीजन पे, डोमेस्टिक टेरिटरी पे। जबकि जीएनपी में फोकस किस पे है, नॉर्मल रेजिडेंट्स पे। उसमें केवल नॉर्मल रेजिडेंट्स, काफी इंडियन को ही शामिल कर सकते हैं। विदेशी मतलब जो फॉरेनर है उसको, फॉरेन एंटिटी के द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हटाना पड़ता है। ये दो कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब जीडीपी जीएनपी समझ लिए, तो अब हमको एनडीपी एनएनपी समझना होगा, नेट 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 डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। तभी हम नेशनल इनकम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब चूंकि ग्रॉस और नेट की बात हो रही है, तो दोनों को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है डेप्रिसिएशन। और जब तक डेप्रिसिएशन को नहीं समझेगा तब तक आप ग्रॉस और नेट का वैल्यू, जो उसका अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको नहीं समझ सकते। देखिए, दो चीजें होती है, एक ग्रॉस वैल्यू होती है, एक नेट वैल्यू होती है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल आपने मार्केट से लिया, मान लीजिए इसका प्राइस है 40,000, ठीक है। फिर इसी मोबाइल को 2 महीने के बाद आपने सेल किया। कितने पे सेल किया, इसको आपने बेचा 30,000, ठीक है। अब देखिए, आपने मोबाइल को खरीदा था 40,000 में, 2 महीने के बाद OLX पर इसको सेल किया तो उसकी कीमत लगी 30,000 रुपया, यानी 10,000 रुपया का इसमें लॉस है। 40,000 का प्रोडक्ट 30,000 में बिक रहा है, यानी जो 40,000 पर खरीदा था ये उसकी थी ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू। और जो 30,000 पर वो अब बिक रहा है 2 महीने के बाद, ये इसकी हो गई नेट वैल्यू। और ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू दोनों का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना है, 10,000 का है। ये 10,000 ही क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। यानी बोल सकते हैं कि मोबाइल में डेप्रिशिएट हुआ कितने का, 10,000 का। और ये डेप्रिसिएशन होता कैसे है, तो देखिए डेप्रिसिएशन निकालना है, एक सिंपल सा है कि इट इज लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर एंड एक्सीडेंटल डैमेज। यानी मोबाइल जब 2 महीना तक चला है तो वियर एंड टीयर जैसे उसमें फंक्शन भी हुए होंगे, इसकी वजह से उसके कुछ वैल्यू गिरता है, कुछ एक्सीडेंटल डैमेज भी हुआ होगा जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी में कुछ गिरावट आई होगी, तो इसकी वजह से उसके वैल्यू में भी गिरावट आती है। तो जो गिरावट हुआ है, जो उसकी वैल्यू में गिरावट आई है, उसका जो कॉस्ट है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। यानी बोल सकते हैं कि ग्रॉस वैल्यू, अगर नेट वैल्यू निकालना है तो इसमें से, ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा, तभी हम निकाल सकते, तभी हम नेट वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। तो सिंपल है, अगर नेट वैल्यू समझ गए कि ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, तब नेट वैल्यू निकलेगा। तो आप जीडीपी अगर समझ रहे हैं, जीएनपी समझ रहे हैं, तो फिर एनडीपी समझना बहुत मुश्किल नहीं है, एनएनपी समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि नेट निकालना है। और नेट निकालने के लिए ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा, और इजिली हम वहां तक पहुंच सकते हैं। जैसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ये एनडीपी की बात हो रही है, तो एनडीपी निकालने के लिए बहुत आसान है, क्या होगा, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, जो हो गया एनडीपी, ठीक है। उसी तरह नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी
एनएनपी की बात हो रही है और एनएनपी निकालना है, नेट की बात हो रही है। तो नेट निकालने के लिए आपको पता ही है कि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, सिंपल हो गया। और डेप्रिसिएशन पता ही है आपको कि एक टाइम के बाद जो प्रोडक्ट में जो क्वालिटी में गिरावट आती है बाय वियर एंड टियर या बाय सम मीन्स ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज, तो उसको उसके जरिए जो उसके वैल्यू में गिरावट आई है, जो गिरावट आई है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट निकल जाएगा। तो नेट का फंडा सिंपल है, पहले आप जीडीपी समझ लीजिए, जीएनपी समझ लीजिए, तो फिर एनडीपी एनएनपी समझना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट होता है। और ये एनएनपी अगर हम फैक्टर कॉस्ट पर निकालने लगे, फैक्टर कॉस्ट पे, इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। समझ रहे हैं? यानी नेशनल इनकम बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है अगर आप जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी जैसे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यानी नेशनल इनकम एक वर्ड में बाय फार्मूला बाय डेफिनेशन अगर जाए तो और कुछ नहीं है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालिए, आप उसको फैक्टर कॉस्ट पर निकालिए। फैक्टर कॉस्ट पर जैसे ही नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाल लेंगे वही उस राष्ट्र का, उस कंट्री का, उस देश का उसका नेशनल इनकम हो जाएगा। और नेशनल इनकम उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी दिखाता है। हम आगे डेफिनेशन देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा फैक्टर कॉस्ट को समझाते हैं आपको। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है, दोनों को डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, फैक्टर कॉस्ट बहुत सिंपल है। फैक्टर कॉस्ट क्या है आपको पता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है उसी को तो बोलते हैं कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और अगर इसको निकालना हो तो बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख लीजिए प्लस इसमें जो टैक्स सरकार के द्वारा लगा है, प्रोडक्शन टैक्स, टैक्स देख लीजिए, और माइनस सब्सिडी कर दीजिए, ये हो गया फैक्टर कॉस्ट। समझ रहे, ये फैक्टर कॉस्ट हो गया। और इसी फैक्टर कॉस्ट पर अगर आप एनएनपी निकालेंगे तो वही उसका नेशनल इनकम हो जाएगा, उस राष्ट्र का हो जाएगा। मार्केट प्राइस, आप सवाल उठा कि मार्केट प्राइस क्या होगा। अगर फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया तो मार्केट प्राइस निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। तो क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट में आप टैक्स जोड़िए, इसमें भी सब्सिडी को माइनस कर दीजिए। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट टैक्स होगा और प्रोडक्ट सब्सिडी होगा। यहाँ पर चूंकि प्रोडक्शन हो रहा था इसमें प्रोडक्शन टैक्स ऐसे होता है, प्रोडक्शन सब्सिडी होता है। और इसमें एक चीज़ जब आप यहाँ तक कर लिए तो इस दोनों को, टैक्सेशन और माइनस सब्सिडी को मिला के बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी फैक्टर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट टैक्सेस। ये हो गया इसका मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस बहुत आसान है, अगर फैक्टर कॉस्ट आप निकाल रहे हैं तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, तो डायरेक्ट जो टैक्स सरकार लेती है उसमें से सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, और इनडायरेक्ट टैक्स को फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो मार्केट प्राइस हो जाएगा। लेकिन हमको मार्केट प्राइस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो नेशनल इनकम होता है वो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी फैक्टर कॉस्ट पर देखना है। फैक्टर कॉस्ट क्या है, जो फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका क्या कॉस्ट है उसको काउंट करना है, और उस काउंट पर ही हमको उसको ऐड करते हुए फिर देखना है एनएनपी क्या है। ठीक है, और वही उसका नेशनल इनकम होगा। तो नेशनल इनकम समझ लिए। अब थोड़ा सा हम बाय डेफिनेशन चलते हैं। अगर हम यहाँ पर लिख ले कि नेशनल इनकम का फॉर्मूला अगर कोई निकालना चाहे, मॉनेटरी वैल्यू, वैल्यू इसके टर्म में क्या होगा, तो नेशनल इनकम बहुत आसान है। आप देख लीजिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और एनएनपी क्या है, तो एनएनपी बहुत आसान है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, यही तो निकाला था। तो वो इस तरह से बहुत आसान हो गया, ये हो गया। डेफिनेशन चलेंगे तो नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री इन ए सर्टेन ईयर। सर्टेन में मतलब क्या, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना हो रहा है, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री के द्वारा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उसी को तो नेशनल इनकम बोलते हैं, उसी को नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम
हेल्प्स टू नाउ द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। अगर नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि इसका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है इस कंट्री का। जीडीपी भी इसी चीज़ को बयान करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका सेंस ये बनता है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर देखें तो द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम एक्यूरिंग टू ए कंट्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ईयर टाइम्स इज नाउन एज नेशनल इनकम। यानी सिंपल सा मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के जरिए जो भी इनकम एक्वायर हो रहा है, जो भी इनकम ऐड हो रहा है, उस कंट्री के लिए वही नेशनल इनकम हो गया उस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि नेशनल इनकम इंक्लूड्स, अभी जैसे मैंने बताया था कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है उसी का अगर इनकम हम काउंट कर लेंगे तो वो नेशनल इनकम भी हो सकता है। जैसे वेज हो गया लेबर के लिए, इंटरेस्ट हो गया, फिर ये रेंट हो गया, फिर ये प्रॉफिट्स हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 फैक्टर ही होते हैं और चारों फैक्टर का जो इनकम है अगर उसको ही ऐड कर देंगे तो ये नेशनल इनकम भी निकल सकता है। नेशनल इनकम निकालने के कई सारे मेथड्स होते हैं। जैसे जीडीपी के निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड होता है, इनकम मेथड होता है, फिर प्रोडक्शन मेथड होता है। अभी हम उस चीज़ में नहीं जा रहे क्योंकि फिर वो लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो टर्मिनोलॉजी है, जो वर्ड्स है, जो यूज़ करते हैं हम नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं या उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, उसी पर इस वीडियो में ज़्यादा फोकस है। और ठीक है, तो ये हो गया कुछ की वर्ड्स है, की फैक्ट्स है जो नेशनल इनकम को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको हाईलाइट करना है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए नेशनल इनकम निकालने के लिए उसमें केवल फाइनल प्रोडक्ट्स का ही काउंट किया जाता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को काउंट नहीं करते हैं। अभी मैंने बताया था कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कुछ जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसका यूज़ करके, जिसे वैल्यूडेशन करके आप कुछ फाइनल प्रोडक्ट्स या फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे तो उसमें दोहराव की स्थिति हो सकता है, तो उसको काउंट नहीं करते, केवल फाइनल प्रोडक्ट को ही देखते हैं। दूसरा है, इसमें ओनली फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम क्या है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, रेंट, इस तरह से जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिखाता हूँ। देखिए लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, जो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो इसका जो इनकम होगा उसी को बोलते हैं फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम को ही काउंट करते हैं हम नेशनल इनकम में। उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ट्रांसफर इनकम क्या है? ट्रांसफर इनकम वन वे होता है। इसमें इसमें टू वे नहीं होता। जैसे सरकार किसी को पेंशन देती है, तो सरकार पेंशन देती है, बदले में वो व्यक्ति सरकार के लिए कुछ, मतलब उस व्यक्ति की तरफ से सरकार को कुछ मिलता नहीं है, ये ट्रांसफर हो गया तो इसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वेजेज हो गया, बेरोजगारी भत्ता, ये भी ट्रांसफर इनकम है, तो ये नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा। और फैक्टर इनकम मतलब जैसे फॉर्च्यूनर, कोई गाड़ी बनी, कोई कार बना है और कार वो सेल हो रहा है, तो कार सेल हो रहा है तो आप कुछ पैसा दे रहे हैं तभी वो कार को खरीद रहा है, यानी एक तरफ पैसा दे रहे हैं तो दूसरी तरफ कार ले रहे हैं। ये क्या हो गया? फैक्टर इनकम हो गया। यानी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, जो कॉस्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट हो रहा है, उसका जो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसका जो इनकम हो रहा है, उसी को हम काउंट करते हैं नेशनल इनकम में। ट्रांसफर इनकम का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, वही बताया कि नेशनल इनकम इज द एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम ब्रेक करके देखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि नेशनल इनकम जो है वो जीडीपी से डिफरेंट है। जीडीपी को नेशनल इनकम नहीं मान सकते, क्योंकि जो अभी एक तरह से प्रचलन के प्रयोग में हो जाता है कि जीडीपी को ही बहुत सारे लोग नेशनल इनकम के जरिए ट्रीट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नेशनल इनकम क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। जनवरी 2020 से एनएसओ, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो मंत्रालय है, सांख्यिकी मंत्रालय, वही कैलकुलेट करती है नेशनल इनकम जनवरी 2020 से। ठीक है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ही काउंट करती है नेशनल इनकम क्या होगा। और हर साल जब सर्वे वगैरह आता है तो उसमें इस चीज़ को मेंशन किया जाता है कि नेशनल इनकम इस साल भारत का क्या रहा। एक चीज़ समझना हमको, ये नेशनल इनकम जो है, ये जो इसका फॉर्मूला है, इसको ब्रेक करके देखना है थोड़ा सा, इसका क्या मीनिंग बनता है, क्या क्या चीज़ें निकल के आती है। देखिए नेशनल इनकम, अभी आपको बताया कि यह है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, यानी ये क्या होगा? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है। और जीएनपी निकालने के लिए आपको बताए थे कि ये जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये होता है, और माइनस डिप्रिसिएशन। और ये चीज़ें निकालना है आपको किस पर? फैक्टर कॉस्ट पे। ये हो गया नेशनल इनकम, अगर जीडीपी के फॉर्म में देखना है तो।
ठीक है। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा फॉर्मूला। अगर कोई जीडीपी के फॉर्म में पूछे कि नेशनल इनकम का क्या फॉर्मूला होगा, आप बोल सकते हैं नेशनल इनकम का फॉर्मूला सिंपल होगा, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन इट फैक्टर कॉस्ट। अगर आप इतना निकाल लेंगे तो नेशनल इनकम निकल जाएगा। और नेशनल इनकम बाय डेफिनेशन देखा जाए तो एक फाइनेंशियल ईयर में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के जरिए उस देश में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी एक तरह से मॉनेटरी वैल्यू उसका प्रोड्यूस हो रहा है, उस सबको ऐड कर देंगे तो वो जो मॉनेटरी वैल्यू आएगा उस कंट्री के लिए नेशनल इनकम काउंट होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सारे कॉन्सेप्ट को समझा। नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी टर्मिनोलॉजी प्रयोग में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है, जो कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है, सारे वर्ड्स को देखा, एक एक करके उसका प्रयोग भी किया और नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, कैसे उसका फॉर्मूला बन सकता है, वहाँ तक वो बात को आगे भी बढ़ाया। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।